तो ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे दो इमरजेंसी कंडीशन जो कि रिलेट करती हैं आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 से। वो कौन सी कंडीशन है? तो पहली कंडीशन है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस ये अमूमन होती है डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट को, ठीक है, जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो जब मैंने बताया कि जब ब्लड में ग्लूकोज होता है वो सेल्स तक नहीं पहुंचता तो सेल्स एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो लेकिन सेल्स को एनर्जी तो चाहिए होती है, तो फिर सेल्स एनर्जी के लिए क्या करती हैं कि जो आपके फैट सेल है ना उसको ब्रेक डाउन करती हैं और एनर्जी हासिल करती हैं। लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती है। क्या मतलब कि आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स वो फ्री फैटी एसिड्स बनाते हैं, देन एसिडाइल कोए, देन बीटा ऑक्सीडेशन एंड देन बाय बीटा ऑक्सीडेशन कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, जनरल बात करेंगे। जो फैट सेल से एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो फैट सेल से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। कौन कौन सी कीटोन बॉडीज? एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट। अब ये जो एसीटोएसीटेट है ना ये ब्रेक होती है और एसीटोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एसीटोन। और ये फिर एसीटोन जाता है आपके लंग्स में, फेफड़ों में, और ये फिर जब फेफड़ों में जाता है तो एक्सपायर आउट होता है। जब एक्सपायर आउट होता है तो हमें फ्रूटी स्मेल आती है सांसों में। तो हम एक पॉइंट मिल गया कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कीटोएसिडोसिस। तो फ्रूटी स्मेल। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि पेशेंट जो आता है ना वो एब्डोमिनल पेन से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्डोमिनल पेन से आता है कीटोएसिडोसिस वाला। चौथा सवेयर डिहाइड्रेशन और ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो तकरीबन 250 से लेकर 500 या उससे भी ज़्यादा होता है। 250 से लेकर 500 या उससे भी ज़्यादा होता है। पांचवा बहुत एक और इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट जो आएगा ना, चूंकि एसीटोन रिलीज होता है ब्लड में और एसीटोन एक एसिड है। क्या मतलब कि जब के ब्लड में जाता है ना तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की पीएच डिक्रीज होती है, यानी एसिडिक हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। तो तब क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस से क्या होता है? जब आपकी बॉडी की पीएच डिक्रीज होती है क्योंकि एसिड की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो फिर बॉडी चाहती है कि ज़्यादा एसिड एक्सक्रीट आउट करे। तो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर है। तो फिर क्या होता है जब एसिड ज़्यादा होता है ना तो अब जो इंसान होता है ना सफरिंग फ्रॉम कीटोएसिडोसिस वो बार बार सांस लेता है, तेज़ सांस लेता है, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर आउट करे। तो डीप और रैपिड ब्रीथिंग होती है और इस टाइप की ब्रीथिंग को हम कहते हैं ओस्मोल ब्रीथिंग। ये एक और साइन हो गया। फ्रूटी स्मेल, कॉस्मोल ब्रीथिंग, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, जब ऐसा पेशेंट आएगा तो हमने उसको कहना है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कीटोएसिडोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जो हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे ना HHNS, उसमें भी तो अगर जब इस सफरिंग फ्रॉम कीटोएसिडोसिस और HHNS वो क्या है वो पढ़ेंगे, तो हमने सबसे पहले ट्रीट करना है डिहाइड्रेशन, यानी हमने देना है नॉर्मल सलाइन 0.9%। सबसे पहले डिहाइड्रेशन ट्रीट करनी है। उसके बाद हमने आईवी इंसुलिन देनी है। आईवी बोलस में इंसुलिन कौन सी? रेगुलर इंसुलिन ही जाएगी, कोई और इंसुलिन नहीं जाएगी, यानी कि लाइक NPH या कोई और नहीं जाएगी, क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 1 में तो हम कॉम्बिनेशन देते हैं ना NPH और रेगुलर इंसुलिन का। लेकिन जब कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आएगा सबसे पहले आईवी बोलस में इंसुलिन देनी है उसे। कौन सी? रेगुलर इंसुलिन, कोई और नहीं देनी। फिर जब उसका पेशेंट का शुगर लेवल जब 200 से कम हो, यानी 200 से कम हो जाए, तब हमने क्या करना है? फिर हमने सबक्यूटेनियस इंसुलिन देनी है, ठीक है, जो नॉर्मली पेशेंट लेते हैं पेट में या कोई भी चर्बी पे लगाने के लिए, प्लस D50 डेक्सट्रोज भी देते हैं। अब सवाल उठता है कि पेशेंट की तो शुगर ज़्यादा है, तभी तो ये कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो हमें डेक्सट्रोज जो कि एक शुगर है दोबारा देने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारा मकसद उसको ट्रीट करना है, लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली, यानी एक झटके में नहीं करना। तो उसकी वजह से हम डेक्सट्रोज भी डालते हैं ताकि स्लोली उसकी शुगर
नॉर्मल लेवल पे आए। ठीक हो गया, तो ये हो गया कीटोएसिडोसिस। दूसरी कंडीशन है हाइपर ऑस्मोलरिक हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलरिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मोस्टली होती है डायबिटीज टाइप 2 पेशेंट में। टाइप 2 पेशेंट में पेशेंट जो आएगा उसकी शुगर जो लेवल हो गया ना वो तकरीबन 600 से ज़्यादा होगा, 600 से भी ज़्यादा होगा, और वो कंफ्यूज होगा, पेशेंट कंफ्यूजन की स्टेट में होगा, लाइक उसको समझ नहीं आ रही होगी, कंफ्यूजन पेशेंट में होगी। एक और साइन डिहाइड्रेशन होगी और डायरेसिस। डायरेसिस यानी पेशाब की बार बार हाजत। क्यों होता है? क्योंकि हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। क्या मतलब ये कि यानी कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, ग्लूकोज सल्यूट है, तो ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। देन वी विल से द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर ऑस्मोलैरिटी। पेशेंट का जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होने की वजह से हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी और बार बार हमें यूरिन आउट करने की ज़रूरत पेश आएगी, जिसे हम डायरेसिस कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अच्छा, डायरेसिस इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाती है क्योंकि इसमें भी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें मोस्टली होता है, ज़्यादातर इसमें होता है टाइप 2 जो सिंड्रोम है ना, HHN-KS, उसमें मोस्टली डायरेसिस और हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सेम वही है। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन करनी है, यानी नॉर्मल सलाइन देंगे 0.9%, और उसके बाद आईवी इंसुलिन देंगे, आईवी बोलस में इंसुलिन। कौन सी? रेगुलर, हमेशा, कोई और नहीं, रेगुलर इंसुलिन। वो क्या होती है अभी में हम ड्रग्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद जब उसकी पेशेंट की शुगर लेवल कम हो तो फिर हम सबक्यूटेनियस देना शुरू कर देंगे और इस तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा मकसद है ट्रीट करना है स्लोली और ग्रेजुअली, एक झटके में नहीं करना, स्लोली ट्रीटमेंट हमारा मकसद है। ठीक हो गया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कीटोएसिडोसिस में क्या होता है? फ्रूटी स्मेल, एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा और कॉस्मॉल ब्रीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन। और ये DM2 में मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है और ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ से रिलेटेड। और अब बात करेंगे हम ड्रग्स के बारे में। अब हम बात करें ड्रग्स की, तो शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं। अब उन सब ड्रग्स को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो उसका एक निमोनिक्स है जो मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ, वो है जी MSD। MSD स्टैंड्स फॉर महेंद्र सिंह धोनी। मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ और बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, MSD एक निमोनिक्स है। इसमें क्या है, क्या है? एट स्टैंड्स फॉर अल्फा ग्लूकोसाइडिनेज, T फॉर thiazolidinediones, M for metformin, very common and very much important in MCQs. S for sulfonylurea और D for DPP for inhibitors। अब ये है क्या? अल्फा ग्लूकोसाइडिनेज क्या है कि ये क्या, अल्फा ग्लूकोसाइडिनेज इनहिबिटर्स ये ऐसी ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं कि आपके जो गट्स हैं, जब आप कुछ खाना खाते हैं तो ग्लूकोज इनटेक को रोकती हैं कि ग्लूकोज ब्लड तक ना पहुंचे। तो इनहिबिट ग्लूकोज इनटेक, इनहिबिट G ग्लूकोज इनटेक। ठीक है, यानी कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी भी कम करती हैं, तो ये काम करती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग है? इसमें आती हैं आपकी एक कार्बोस और मैग्टिलोल, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट मैग्टिलोल। तो ये ड्रग्स हो गई। थायाजोलिडीन क्या कौन सी ड्रग्स हैं?
ये ड्रग्स हैं आपकी जो एक्ट करती हैं आपके PPAR गैमा रिसेप्टर पर और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती हैं। क्या मतलब, जैसे इंसुलिन का क्या काम था कि सेल से अटैच करना और गेट खोलना ग्लूकोज के लिए, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं होती, यानी नहीं वो सेल्स तक अटैच नहीं कर सकते। जब सेल्स तक अटैच नहीं करते तो ग्लूकोज के लिए गेट नहीं खुलता। तो ये जो ड्रग है ना थायाजोलिडिन डायोन्स, ये क्या करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं बाय अटैचमेंट PPAR गैमा प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा, हाँ, इस पर अटैच करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इनहिबिट ग्लूकोज इनटेक, ग्लूकोज को ब्लड तक पहुंचने नहीं देते जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, और ये अक्सर हम खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं ड्रग, ठीक है, कार्बोज और मेग्लिट्रोल। और ये जो है ड्रग्स, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। ये कौन सी ड्रग है, ये है पायोग्लोटिजोन, इसकी मिसाल है जोन। एक और ड्रग है रोजीग्लोटिजोन, लेकिन वो अक्सर ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन हार्ट डिसीज, तो इसलिए हम पायोग्लोटिजोन का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। क्या करती हैं, PPAR गैमा पे अटैच करती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को रेज्ड करती हैं, ये ग्लूकोज के इंटेक को कम करती हैं। मेटफॉर्मिन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्या करती हैं, ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी रेज करती हैं, सेंसिटिविटी को भी रेज करती हैं, प्लस ग्लूकोज जो है उसकी एब्जॉर्प्शन को भी कम करती हैं, यानी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी कम करती हैं। G फॉर स्टैंड फॉर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी कम करती हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है। ये हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी अभी आप किसी पेशेंट को आपने डायबिटीज़ देखी तो ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी मेटफॉर्मिन। इसका एक साइड इफेक्ट भी है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये आपकी GI डिस्टर्ब कर सकती है, यानी पेट में या क्रैम्पिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो या मोशन वगैरह हो सकते हैं अगर इसका ये साइड इफेक्ट है मेटफॉर्मिन। नॉर्मली नहीं होता, लाइक समझ लें कि 10 में से 1 को हो गया, या 100 में से 2-4 को हो गया, या 10 को हो गया, सो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अमूमन लोगों को एलर्जिक होते हैं, सम पेशेंट एलर्जिक होते हैं मेटफॉर्मिन से, तो इस वजह से हम फिर कोई और ड्रग देते हैं। तो GI डिस्टर्ब। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs में, लैक्टिक एसिडोसिस। किन में लैक्टिक एसिडोसिस, जिनका रीनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिनका सीरम क्रेटिनिन लेवल मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा हो, क्रेटिनिन लेवल, ठीक है, CR क्रेटिनिन लेवल जिसका 150 से ज़्यादा हो, तो हम मेटफॉर्मिन फिर नहीं देंगे, क्योंकि उसको यानी गुर्दों का मसला है, किडनी प्रॉब्लम है, तो फिर मेटफॉर्मिन नहीं देंगे, हम दूसरी ड्रग देंगे, ठीक हो गया। इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा एक और होती हैं सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स। ये कौन सी होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपकी ना इंसुलिन की प्रोडक्शन को रेस्ट करती हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन को रेस्ट करती हैं, इंसुलिन बढ़ाती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। दूसरा क्या करती हैं, दूसरा ये जो आपका HbA1c लेवल जो मैंने पढ़ा था, उसको 1.5% तक कम करती हैं, 1.5% तक क्या HbA1c लेवल को कम करती हैं, यानी अगर 6.5 है किसी का डायबिटिक पेशेंट है वो, तो उसको 5 तक ले आती हैं, ठीक हो गया। इसका एक तो ये कौन सी ड्रग है, इसका नाम पहले तो ये मार्केट में गेटफॉर्मिन के नाम से आती है, ग्लिमीपेराइड हो गया, लाइक ग्लिमीपेराइड या पेराइड, ठीक है, या ग्लिबनक्लेमाइड। अब ये जो ग्लिबनक्लेमाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है कि ये सल्फोनाइल यूरिया ऐसी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में भी हम देते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में सेफ है, यानी अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है उसको डायबिटीज़ हो गई है तो हम ग्लिबनक्लेमाइड दे सकते हैं, सेफ, ठीक हो गया। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ये लेंगे ड्रग तो ये आपका वजन बढ़ा सकती है, वेट गेन होगा, ठीक है, वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, तो ये हो गया सल्फोनाइल यूरिया, और अब बात करते हैं DPP-4। ये कौन सी ड्रग है, ये एक्चुअली आपके बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये तब रिलीज़ होती हैं, जब ये रिलीज़ होती हैं तो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, यानी इस GLP-1 की प्रोडक्शन से आपकी इंसुलिन भी बढ़ती है। लेकिन आपकी बॉडी में एक एंजाइम भी होता है जिसे हम कहते हैं DPP-4 यानी डाइपेप्टिडाइल पेप्टेज आई गेस इनहिबिटर, ठीक है। DPP-4 ये क्या होता है, इससे होता ये है कि ये आपके GLP-1 की प्रोडक्शन को रोकता है। जब GLP-1 नहीं होगा तो इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, तो फिर हम DPP-4 इनहिबिटर्स देते हैं, ड्रग्स DPP-4 इनहिबिटर्स। ये लाइक
फिर क्या करती हैं, आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को ये भी बढ़ाती हैं। किस तरह मैंने बता दिया कि GLP-1 की डैमेज से रोकती हैं। GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है ताकि इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़े। इसमें कौन कौन सी ड्रग है, ये है आपकी रोजीग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, सॉरी नॉट रोजी, सीटाग्लिप्टिन एंड विल्डाग्लिप्टिन्स, ग्लिप्टिन्स है। ठीक हो गया। इसका एडवांटेज ये है, क्या है इसका एडवांटेज, ये आपके वेट लॉस, उसमें तो वेट बढ़ता था सल्फोनाइलयूरिया में, इसमें वेट लॉस होगा। ठीक है, एडवांटेज है ये, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम लगेगी, एपेटाइट, ठीक है, भूख भी कम लगती है। अच्छा इसमें एक और, इसका और मेटफॉर्मिन का एक कॉमन है कि इस पर भी GI डिस्टर्ब होती है, फ्लैटुलेंस जैसे हम कहते हैं ना कि गैस बन जाती है, तो ये अक्सर अल्फा ग्लूकोसाइडिनेज इनहिबिटर्स की वजह से GI डिस्टर्ब, ठीक है, इसमें भी डिस्टर्ब होती है, और हमने कहा मेटफॉर्मिन में भी होती है। ठीक है, ये मेटफॉर्मिन में भी होती है और अल्फा में भी होती है। तो ये होगी ड्रग्स, कुछ ड्रग एट MSD, एट महेंद्र सिंह धोनी, A for alpha glucosidase inhibitors, T for thiazolidine diones, M for metformin, S for sulfonylurease drugs और D for DPP-4 inhibitors। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड अमूमन मेजोरिटी 95% सवाल इसी से ही आते हैं, 95%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइड इफेक्ट्स और इसका एक्ट और कौन कौन सी ड्रग्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन 4 किस्म की होती हैं। ठीक है, हम जो किस्में देते हैं वैसे तो अमूमन जब डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, और हमेशा हम देते हैं मेजोरिटी ऑफ टाइम किस पेशेंट को, उन पेशेंट को देते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हो, यानी डायबिटीज़ DM1 पॉजिटिव हो, क्योंकि इंसुलिन बनती नहीं है। तो इंसुलिन 4 होते हैं। पहला तो होता है रैपिड एक्टिंग जिसमें आती है आपकी लिस्ट, बाद में बताता हूँ। रैपिड एक्टिंग, फिर आती है शॉर्ट एक्टिंग, फिर आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग और फिर आती है लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में आपकी आती है लिस्प्रो। शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगी आपकी कौन सी थी, रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर। ये क्यों, यानी ये तब देते हैं जब कीटोएसिडोसिस हो, HHNS हो, ये अमूमन जो आम जो पेशेंट अपने आप को लगाते हैं वो भी रेगुलर इंसुलिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है। इंटरमीडिएट में आ जाती है NPH और लेंटे, और लॉन्ग एक्टिंग में आती है ग्लार्गिन और अल्ट्रा लेंटे। अच्छा, DM1 में क्या होता है, जब डायबिटीज 1 में होता है हम इंसुलिन लगाते हैं तो कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। किस तरह, 70-30। 70-30 क्या मतलब कि जो आपके 70% होती है वो होती है आपकी इंटरमीडिएट, और 30% जो होती है वो होती है शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में हम इंसुलिन लगाते हैं सुबह शाम, एक नाश्ते से पहले